गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर को रिवाइज किया होगा। और आज मैं एक फ्रेश और नए कंसेप्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं। विच इज कंसेप्ट नंबर थर्ड। थ्री थ्री नंबर मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 1 एंड कंसेप्ट नंबर 2 दो कंसेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कराए थे। आज मैं नए कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहा हूं जिसका नाम है कंसेप्ट नंबर 3 विच इज असेट। असेट क्या होती है, विच मीन्स संपत्ति क्या होती है। एक बिजनेस को करने के लिए क्या क्या इनिशियल जरूरतें हैं, यानी कि कुछ असेट्स की जरूरत होती, कुछ संपत्ति की जरूरत होती है। तो पहले इस कंसेप्ट को लिखते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा लिखवाता हूं, देन फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आइए मेरे साथ, लिखिए मेरे साथ कंसेप्ट नंबर 3 विच इज कंसेप्ट नंबर 3 विच इज असेट। असेट क्या होती है? विच मीन्स असेट। असेट क्या होती है? असेट्स असेट्स क्या होती हैं? ये आज के डिस्कशन का पैरामीटर है, आज के डिस्कशन का विषय है। देखिए मेरे साथ, असेट असेट को क्या कहते हैं? पहले आप नोट कर लें, अपने रजिस्टर खोल लें, नोट कर लें कि असेट क्या होती है। इसमें थोड़ा सा लिखवाता हूं मैं आपको, फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आइए, पॉइंट नंबर 1 अभी करेंगे, सिर्फ लिखते रहिए। पॉइंट नंबर 1, असेट मीन्स जस्ट अ मिनट, थोड़ा मार्कर में कुछ इश्यू आ गया है, जस्ट अ मिनट। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा, थोड़ा मार्कर में इश्यू आ गया था। आइए अब स्टार्ट करते हैं असेट के बारे में। चलिए मेरे साथ, असेट के ऊपर कुछ चीजें लिखते हैं पहले। असेट मीन्स अ वैल्यूएबल 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 थिंग्स ओन्ड बाय बिजनेस, ओन्ड बाय बिजनेस। बिजनेस पहले लिखते रहिए। These are
these are property which is owned by द बिजनेस। ये सेकंड पॉइंट है, लिखते चलिए, ये सेकंड पॉइंट है। थ्री पॉइंट पे लिखेंगे। अभी सब समझना है, बस थोड़ा सा मैं लिटरेचर आपको लिखवा रहा हूं, पहले लिटरेचर थोड़ा लिख लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, assets are the economic resources of the business which can be expressed in terms of मनी। ये थर्ड पॉइंट लिखते चलिए। थर्ड पॉइंट, चलिए इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये कंसेप्ट क्या कहता है। देखिए असेट्स का मतलब होता है असेट। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं, देखते चलिएगा और नोट भी करिएगा। अभी और भी लिखवाना है, लेकिन अभी इसकी चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आइए मेरे साथ। असेट का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति ठीक लिखा है ना, संपत्ति। असेट का मतलब होता है संपत्ति। हिंदी में इसका मीनिंग है संपत्ति को हम एक और नाम से बुलाते हैं, विच इज प्रॉपर्टी। इसकी फिलॉसफी समझते हैं। देखिए जब कोई बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। इक्विपमेंट्स मतलब जो चीजें यूज होंगी पढ़ाने में। जैसे ये सामने मेरे कैमरा लगा है और इस कैमरे के पीछे देश भर के लोग बैठे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और देखेंगे। इस काम को करने के लिए, विच मीन्स इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ी? सबसे पहले ये कैमरा जो मेरे सामने है जिससे आप मुझे देख रहे हैं, ये हेडफोन जिससे आप मुझे सुन रहे हैं, माइक्रोफोन, ये मार्कर जिससे मैं यहां लिख रहा हूं और ये बोर्ड जिससे मैं यहां पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि इन चीजों के बगैर क्या मैं ये काम कर सकता था? सवाल है आपसे, क्या इन चीजों के बगैर मैं काम कर सकता था? आप कहेंगे मत रिकॉर्ड करिए। तो रिकॉर्ड कैसे होगा? कैसे रिकॉर्ड होगी? कैसे मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाऊंगा? उसके लिए कैमरा चाहिए, उसके लिए बोर्ड चाहिए। आप कहेंगे बोर्ड मत लीजिए, आप टैबलेट पे करिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहिए तो है हमको। यानी कि बोर्ड नहीं चाहिए तो एक एलसीडी पैनल होगा,
जो बेसिकली ऑडिटोरियम्स में क्लासेस लगती हैं तो वहां पे प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जाता है, ठीक है। अभी मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, अभी मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, यानी कि कहीं ना कहीं वो इक्विपमेंट की जरूरत तो है जो एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। तो उसी तरह जिस तरह ये कैमरा, ये बोर्ड, ये चीजें जरूरी होती हैं जिससे टीचर अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है, या फर्स्ट कर लीजिए रेवेन्यू जनरेट करता है, या जो भी कह लीजिए, यानी कि किसी भी बिजनेस को करने में एक असेट का, एक संपत्ति का, एक प्रॉपर्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल होता है। बिना उसके बिजनेस नहीं चल सकता। आप कहेंगे बिजनेस में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन किसी भी चीज को सेटअप बनाने में, सेटलमेंट करने में आपको असेट की यानी संपत्ति की जरूरत होती है, जिससे आप फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करेंगे। किसी भी प्रमाइसिस को, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसकी प्रमाइसिस में, जैसे आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। उस बिजनेस में आपने एक फैक्ट्री ली, आपने कहा कि मैं नोटबुक का बिजनेस करूंगा और पूरे देश में अपना नाम करूंगा, और नोटबुक का कंपनी का नाम लिखा आपने एसएस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आपने ये कंपनी बनाई। तो ऑब्वियसली सोच के बताइए, कंपनी तो बनाई, क्या कहीं ना कहीं इसका प्रीमाइसेस लेना होगा, कहीं उसकी फैक्ट्री लगानी होगी, मशीन्स खरीदनी होगी जो आपके रजिस्टर और नोटबुक्स बनाएगी, आपको उसके लिए मशीन्स की जरूरत होगी, इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, फैन चलेगा उसकी जरूरत होगी, लाइट्स की जरूरत होगी। यानी ये सब चीजें क्या है जो मैं नाम ले रहा हूं, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसी चीज जो हमको पैसा, दौलत कमा के देगी फ्यूचर में। आज तो हमें पैसा लगाना पड़ रहा है, लेकिन ये चीजें हमको फ्यूचर में पैसा जनरेट करके हमारे जेब में डालेंगी। डेट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, डेट इज कॉल्ड असेट्स। असेट्स का मतलब संपत्ति, ठीक है ना। संपत्ति का मतलब यही होता है कि वो पैसा खर्च कराती है, लेकिन पैसा कमाने के लिए। यानी कि आज अगर आप किसी असेट में, किसी मशीन पे, किसी प्लांट पे, किसी फैक्ट्री पे पैसा लगाते हैं, ऑब्वियसली कल को उसमें फ्यूचर में पैसा इनफ्लो होकर आपकी जेब में आएगा, यानी पैसा आपकी जेब में आएगा, उससे पैसा कमाएंगे। तो जिस सोच से आप ये काम करते हैं और जिस सोच से आप चीजें खरीदते हैं, मशीन्स खरीदते हैं, कैमरा खरीदते हैं, बोर्ड खरीदते हैं, वो सारी चीजें, जितनी भी चीजें, सारी आपकी असेट की डेफिनेशन में, यानी संपत्ति की, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वो आती। डेट इज कॉल्ड असेट। मैंने असेट का वर्ड बताया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी असेट को क्या डिफाइन करती है, असेट का क्या मीनिंग है। संपत्ति, प्रॉपर्टी, एक ऐसी चीज जिसको हम बेचने के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर में पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए हम उस असेट को परचेज करते हैं, उस संपत्ति को परचेज करते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जिससे हमको रेवेन्यू यानी कि इनफ्लो जेब में आएगा। दैट इज कॉल्ड असेट। असेट की बेसिक डेफिनेशन यही है। अब समझते हैं कि अकाउंट्स के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, आइए मेरे साथ। असेट मीन्स अ वैल्यूएबल थिंग मतलब चीजें, ध्यान से सुनिएगा। वैल्यूएबल मतलब जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू हो, जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू है। वैल्यूएबल ये नहीं कि कुछ भी, मतलब एक उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 1 रुपए हो कोई दिक्कत नहीं, उसकी वैल्यू 10 करोड़ हो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यूएबल थिंग मतलब चीज। आइए, ओन्ड बाय बिजनेस। ओन्ड मतलब खरीदा हुआ है, यूज किया हुआ है, ठीक है। ओन्ड में हायर परचेज भी आ सकता है, यानी किराए पे लिया हुआ। ओन्ड में खरीदा हुआ भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। ओन्ड बाय बिजनेस यानी अपने पर्पस के लिए बिजनेस ने लिया है, इसीलिए लिखा है ओन्ड बाय बिजनेस। अब आइए, असेट मींस वैल्यूएबल थिंग्स मतलब चीजें,
ओन्ड बाय बिजनेस, बिजनेस में लिए, जैसे मैं फैक्ट्री डालने जा रहा हूं एसएस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके लिए कुछ मशीन्स कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वही है ओन्ड बाय बिजनेस, थिंग्स मतलब चीजें। ठीक, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दीज आर प्रॉपर्टी, दीज आर प्रॉपर्टी। आप कहेंगे असेट भी कह रहे हैं प्रॉपर्टी भी कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि डिक्शनरी कहती है कि प्रॉपर्टी, जैसे हम कहते नहीं है अरे मेरी जलंधर में बहुत प्रॉपर्टी, बहुत संपत्ति है, यानी कि कहीं ना कहीं आप रिच हैं, पैसे वाले हैं, आपने एक प्रॉपर्टी ओन कर रखी है, तो असेट प्रॉपर्टी से भी डिनोट की जाती है। प्रॉपर्टी संपत्ति है मेरी, हिंदी में संपत्ति, उसी को इंग्लिश में प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन अकाउंट्स के टर्म में इसको असेट के नाम से जाना जाता है, असेट संपत्ति। ठीक, आइए, प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय बिजनेस, ओन्ड बाय यानी कि वो मालिक है, ले रखा है किसने, बिजनेस से। जो भी बिजनेसमैन हो, आप बिजनेसमैन हो, मैं बिजनेसमैन हूं, जिसने भी ले रखी है असेट, वो चीज जो यूज कर रहा है अपनी प्रीमाइसेस में, डेट इज कॉल्ड असेट। जैसे मैं आपको अपनी फैक्ट्री में ले गया, मैंने कहा ये सब मेरी संपत्तियां हैं, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स है, लाइट्स है, सब मेरी संपत्ति है, तो सबको अलग अलग नाम देने के बजाय अकाउंट्स के अंदर एक ही नाम दे दिया, डेट इज कॉल्ड असेट विच मींस संपत्ति। ठीक, आइए मेरे साथ, ओन्ड बाय बिजनेस, बिजनेस ने ले रखा है, मालिकाना अधिकार हो या हो सकता है किराए पे लीज पे ले रखा हो, यहां तक ठीक, लीज पे भी लिया जाता है, कैसे क्या होता है वो सब देखेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है हम परचेज नहीं कर पाते, हमारी परचेजिंग पावर कम होती है, तो कई बार फैक्ट्रियां लीज पे किराए पे ले ली जाती हैं, उस पर हम अपनी मशीन्स इक्विपमेंट सब कुछ लगाते हैं। ठीक है ना, अगर पैसा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो मान लीजिए कोई जमीन जो आप जहां फैक्ट्री लगाना चाहते हैं वहां वो जमीन 10 करोड़ की है, तो हो सकता है कि अभी आपके इतनी कैपेसिटी ना हो खरीदने की, न्यू स्टार्टअप है, बिजनेस कर रहे हैं, नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप उससे लीज पे ले रहे हैं। लीज का मतलब किराया, लीज मतलब किराया, इसकी लीज की भी चर्चा करेंगे आगे कभी, लेकिन लीज का मतलब होता है किराया, उस चीज को किराए पे ले ली, यानी 10 करोड़ नहीं दे पाए, 10 करोड़ में पूरा खरीद नहीं पाए, तो ठीक है 1 करोड़ दे के किराए पे ले ली कुछ टाइम के लिए, डेट इज कॉल्ड लीज, किराए पे, पट्टे पे। आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, असेट आर दी इकोनॉमिक रिसोर्सेज। देखिए मेरे साथ, असेट आर दी इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ दी बिजनेस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस मतलब बताना, बताना इन टर्म्स ऑफ मनी, रुपए के फॉर्म में, रुपए के फॉर्म में, थोड़ा हिंदी में लिख देता हूं इजी करने के लिए, डोंट वरी। आइए, ये 3 बातें अभी आपने समझनी है कि कंसेप्ट नंबर 3 विच इज असेट, विच इज संपत्ति, विच इज प्रॉपर्टी, तीनों का मतलब सेम ही है, हिंदी में संपत्ति और उसी का इंग्लिश में प्रॉपर्टी, लेकिन एक्चुअल अकाउंट्स के अंदर असेट नाम यूज होता है, असेट। ठीक, आइए, असेट मींस वैल्यूएबल थिंग्स विच इज ओन बाय बिजनेस। जो असेट ली है आपने प्रीमाइसेस पे लगाने के लिए, फैक्ट्री में लगाने के लिए, उसकी कुछ कीमत तो होगी, उसकी कुछ वैल्यू तो होगी। फर्स्ट करिए 10 करोड़ की मशीन है, 20 करोड़ की मशीन है, 50 लाख की मशीन है, तो यानी कि उसकी वैल्यू है, यानी वो मशीन वैल्यूएबल मतलब जिसकी वैल्यू आंकी जा सके, जिसकी वैल्यू निकाली जा सके, डेट इज कॉल्ड वैल्यूएबल। यार बड़ी प्यारी घड़ी पहनी है, बड़ी वैल्यूएबल है, बड़ी महंगी है, बड़ी कीमत में उसको मापा आपने, डेट इज कॉल्ड वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब बता रहा हूं, वैल्यूएबल थिंग्स, थिंग्स मतलब चीजें, ओन्ड बाय बिजनेस, व्यवसाय में जो यूज हो रही हैं, जो चीजें यूज हो रही हैं, किस लिए, किस लिए, देखिए किस लिए यूज हो रही हैं, इसलिए यूज हो रही हैं, डेट इज असेट आर दी इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं सच्ची सच्ची बात, एक्चुअल में इसकी मेन डेफिनेशन थर्ड पॉइंट में ही भी है। फिर सर आपने क्यों नहीं लिखवाया? इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि मैं पहले इसको यह बताना चाहता कि एसेट एक्चुअली क्या है, एकदम बेसिक रूट से मैं बताना चाहता। अब थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं, थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं।
असेट आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस विच कैन बी मतलब हो सकता है, कैन बी एक्सप्रेस मतलब बताना, इन द टर्म्स ऑफ मनी के फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई फैक्ट्री ली, उसका नाम रखा, उस कंपनी का नाम रखा, वहां प्रेमाइसिस बनाया, उसका नाम रखा एसएस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो नोटबुक बनाने की, रजिस्टर बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है, जो पूरे हिंदुस्तान में अपने रजिस्टर सेल करती है, पूरी इंडिया में अपने रजिस्टर सेल करती है, जिस कंपनी का नाम है एस सिंह इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, तो उसके अंदर जो असेट रखी हुई है, इसको समझते हैं। और देखिए, इसको और समझते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं, इसको आप लिख लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूं। आइए इसको और समझते हैं अच्छे से, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। देखिए मेरे साथ, देखिए, ये एक फैक्ट्री की प्रेमाइसेस है, ठीक है ना, ये फैक्ट्री की प्रेमाइसेस है, ये धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये धुआं निकल रहा है, ये फैक्ट्री की प्रेमाइसेस है, ठीक है, ये फैक्ट्री है, इसके ऊपर गोले लगे हुए हैं, जिससे हवा पास होती रहती है, हवा पास होती रहती है, वो गोले लगे हुए, ऊपर से जो फैक्ट्री की शेड पड़ी होती है, ये फैक्ट्री की शेड पड़ी है, ठीक। अब इस फैक्ट्री के अंदर एक ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर कुछ मशीन्स इंस्टॉल करी जा रही हैं, यानी मशीन लगाई जा रही है। देखिए, एक मशीन आई विच इज नोटबुक मेकिंग मशीन, नोटबुक मेकिंग मशीन, एक मशीन आई जिसमें नोटबुक बनेगी, मींस रजिस्टर बनेंगे, ये मशीन है, ये नोटबुक मशीन है, ये फैक्ट्री की प्रेमाइसेस पे आ रही है, ये फैक्ट्री की प्रेमाइसेस पे आ रही है, इंस्टॉल होने आ रही है, फैक्ट्री के अंदर आ रही है। ये मशीन की कॉस्ट है तकरीबन 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए ये मशीन की कॉस्ट है। अब ये फैक्ट्री के अंदर आ रही है इंस्टॉल होने, इंजीनियर आ रहे हैं और बहुत ही ज्ञानी लोग आ रहे हैं जो इस फील्ड की नॉलेज रखते हैं कि मशीन को कैसे इंस्टॉल करना है, वो लोग मशीन लेके आ रहे हैं। नोटबुक मशीन मैंने गुजरात से मंगाई है, गुजरात से 50 लाख की मशीन है, ऑटोमेटिक नोटबुक की, एक्चुअल में 50 लाख है, उससे ऊपर भी होती है। तो अब ये मशीन मेरी फैक्ट्री में आ रही, ये फैक्ट्री, और ये मैं खड़ा हूं, ये मैं खड़ा हूं, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है विच इज एस सिंह इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, एस सिंह इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी फैक्ट्री है और नोटबुक मशीन मेरी फैक्ट्री के अंदर आ रही है। अब सोच के देखिए, इंस्टॉल होगी, इंस्टॉल की जाएगी, एक प्रेमाइसेस मैंने किराए पे ली, ये फैक्ट्री ये मैंने लीज पे ली, या हो सकता है मैंने परचेज कर ली, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी क्या कैपेसिटी है, मेरे पास कितना फाइनेंस है, पैसा है। तो इस फैक्ट्री में ये मशीन आ रही है लगने के लिए, और अब इसमें इंस्टॉल होगी, इंस्टॉल करी जाएगी, चलाई जाएगी, देखी जाएगी। अब ये मशीन जो मैंने 50 लाख की खरीदी और फैक्ट्री के अंदर लगाई, क्या उसको मैंने डांस करने के लिए लगाया? क्या उसको मैंने सिर्फ देखने के लिए लगाया कि वाह कितनी अच्छी मशीन है? मैंने किस लिए लगाया? मैंने लगाया पैसा कमाने के लिए। मैंने लगाया कि अपनी बेस्ट क्वालिटी मटेरियल, बेस्ट क्वालिटी नोटबुक जो हिंदुस्तान के कोने कोने पे पहुंचेगी, मैंने बेस्ट क्वालिटी नोटबुक मैन्युफैक्चर करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, बनाने के लिए मैंने इस फैक्ट्री, इस कंपनी जो कि एस सिंह इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें ये मैंने नोटबुक की मशीन्स को मंगाया। यानी कि कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, यही कहीं ना कहीं कमा के जेब में लाने के लिए, देखने के लिए तो नहीं, इतना खर्चा किया, इतना किया,
ठीक है, आप भी कल को बहुत अच्छे लॉयर, सीए, सीएस, सीएमए बनेंगे तो आप भी अपनी सर्विसेज देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जो आपका थर्ड पॉइंट है, ये जो थर्ड पॉइंट है, जो मैंने 50 लाख रुपए लगाया या उसके अलावा भी बहुत सी चीजें लगी, वर्किंग कैपिटल लगी हुई। वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये भी बातें करेंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो बिजनेस के ऑपरेशन में यूज होती है, यानी डे टू डे यूज होती है, यानी बिजनेस के अंदर उसके बिना काम चल ही नहीं सकता, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। तो कैपिटल वाले कंसेप्ट में ये करेंगे, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या होता है सब करेंगे उसमें, लेकिन यहां थोड़ी सी बात आई तो मैंने आपको बताया। आइए, तो ये पैसा मैंने लगाया फैक्ट्री के अंदर बुक इंस्टॉल ये मशीन इंस्टॉल हो गई, अब काम शुरू होगा। तो आप सोचिए जितनी भी चीजें मैंने करी, फैक्ट्री के अंदर जो मशीन लगाई, कुछ भी किया, क्या ये पैसा लगाने के लिए किया ना? क्या ये अच्छी बेस्ट क्वालिटी नोटबुक बेच के पैसा कमाने के लिए किया ना? अंत में क्या किया? पैसा कमाने के लिए। तो उस पैसा कमाने को अकाउंट्स के अंदर कहते हैं, थर्ड पॉइंट में लिखवाया मैंने, देखिए अपने रजिस्टर को खोल के देखिए, उसी थर्ड पॉइंट में लिखवाया है कि असेट मीन्स विच इज जनरेटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। ये थर्ड लाइन मैंने लिखवाई है आपको। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब कि इसमें काम करके जो पैसा जेब में आएगा, जो दौलत जेब में आएगी, डेट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब एक आने का जरिया क्या पैसा जरिया, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। उस पॉइंट पे इंफसाइज करिए, उस पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि मैंने थर्ड पॉइंट पे क्या लिखवाया। यानी कि यहां पे जो मशीन मैं इंस्टॉल करवा रहा हूं, इसको क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि ये मेरे ब्रेन में पहले से सेट है कि ये मशीन इंस्टॉल होगी, फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री चलेगी और पैसा कमाऊंगा, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करूंगा। यानी कि पैसा कमाने के लिए वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए मैंने ये काम किया है। तो वही डेफिनेशन जो लिखी है कि विच इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस मतलब ये बिजनेस, एसिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये बिजनेस की बात हो रही है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब जो पैसा कमा के जेब में आएगा, लेकिन उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, जो यहां मैंने 50 लाख, 1 करोड़ जो भी खर्चा करना है वो करना पड़ेगा। तो विच इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एक्चुअल डेफिनेशन यही है असेट की। लेकिन अभी कहानी में एक ट्विस्ट है। ये तो मैंने एक आपकी एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक में जो बातें लिखी वो मैंने आपको बताई, लेकिन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरव्यू है, मतलब ऊपर तक है आपके सिलेबस में। जब आप सीए करेंगे, सीएमए करेंगे, तो वहां पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसी चीज के आप एक्सपर्ट बनेंगे, इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे। तो एक्सक्यूज मी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अलग अलग डेफिनेशन देता है। एक छोटी सी झलक रखता हूं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस असेट की, इस संपत्ति की डेफिनेशन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी देता है। यानी ये स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है। आप कहेंगे हमें एग्जाम में कौन सी लिखनी, जो मैंने अभी बताया वही आपने लिखना है, बस सिर्फ नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, ताकि आप इंडस्ट्री से भी वाकिफ हो सके कि यस एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। लगभग मिलती जुलती है, कोई ऐसा चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ डेफिनेशन है, ये भी मैं आपको लिखवा दूंगा। लेकिन आपने एग्जाम में याद रखना है, आपने एग्जाम में वही लिखना है जो मैंने अभी लिखवाया है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 विच इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट,
ये स्टैंडर्ड इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किया 2016 में। ये स्टैंडर्ड आया। आप कहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये क्या होता है? अभी इसके बाद जब ये कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जो आपका चैप्टर है उसको भी स्टार्ट करूंगा। इसमें कितने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंड एएस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो सब भी करेंगे। लेकिन हाँ, उसके सिर्फ नाम करेंगे बिकॉज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपके विषय का पार्ट नहीं है। वो आपको सीए और सीएमए में डिटेल में पढ़ना है बिकॉज वहां पे आपको उसको सीख के काम करना है। यहां पे ओवरव्यू है, ऊपर ऊपर तक है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा ताकि आपकी जानकारी बढ़े। आइए मेरे साथ देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टर्म, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। यहां मैंने प्रॉपर्टी की बात करी ना, ये भी कुछ डेफिनेशंस देती है कि संपत्ति का मतलब क्या होता है। एक्चुअल मोटा मोटी आप समझ लीजिए, जो थर्ड पॉइंट मैंने दिखाया था विच इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, उसी तरीके की डेफिनेशन है। हालांकि कुछ बातें और भी हैं इसमें, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है। एक जानकारी के लिए मैंने बताया कि AS10 भी है जो असेट की डेफिनेशन देता है। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं, इस बात को समझा आपने कि मैंने एक प्रेमाइसेस खरीदी, वहां नोटबुक लगाई, नोटबुक मशीन लगाई और मैंने पैसा खर्च किया, प्रेमाइसेस ली, प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो जो पैसा पहले मैंने लगाया, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने करी, वो किस पर्पज से करी, या मेरे माइंड में क्या थॉट था कि वो मशीन, वो फैक्ट्री, वो जो बिजनेस मैं करने जा रहा हूं, वो मुझे कुछ पैसा, वो कुछ रेवेन्यू कमा के देगी, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। यानी व्यवसाय के अंदर एक जरिया क्या है पैसा कमाने का, डेट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। यहां तक ठीक, यहां तक ठीक। आइए, इस थर्ड पॉइंट को लिखा आपने और इस थर्ड पॉइंट की ही मैंने चर्चा की है। यानी कि जो थर्ड पॉइंट था, इस वर्ड को मुझे बताना था कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस क्या है, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, 50 लाख क्यों लगा रहे हैं, फैक्ट्री क्यों ले रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि जाहिर सी बात है, पैसा कमाने के लिए बड़ी कॉमन चीज थी, लेकिन वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज से उस चीज को डिनोट करता है क्या, अकाउंट्स। उस चीज को इकोनॉमिक रिसोर्स कहता है। ठीक है ना, वो वर्ड के ऊपर मुझे इंफोसिस करना था, ध्यान दिलाना था आपका, जो मैंने यहां पे चर्चा आपसे करी। आइए मेरे साथ, अब इसके अंदर मैं आपको कुछ और अच्छी अच्छी बातें बताता हूं, जिसका नाम है, जो वैसे तो मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो मैं तो कराऊंगा ही और आपको करना ही होगा। आइए मेरे साथ, इसके अंदर हम लिखेंगे कि कैपिटल। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था, आपने सेकंड पॉइंट लिखा था विच इज मनी मेजरेबल। जैसे मैंने